प्यारे बच्चों, ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री का फिफ्थ लेसन यात्रियों के नज़रिए, इसे हम सीखने जा रहे हैं। और हर बार की तरह ये पाठ भी आपका, जो इसमें कंटेंट दिया हुआ है, जो इसमें पाठ्य सामग्री है, उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करके सीरियल वाइज समझाने का इस वीडियो में प्रयास किया गया है। तो ये इस लेसन की पहली वीडियो है। इस लेसन में हम समाज के बारे में उन यात्रियों की समझ को समझेंगे, और ये लेसन हमारा 10वीं से लेकर 17वीं सदी के बीच का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रायः किन भावनाओं से प्रेरित होकर लोग यात्राएं करते थे, यानी किन कारणों से लोग यात्रा किया करते थे। तो लोग काम की तलाश में यात्रा करते थे, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी उससे बचने के लिए यात्रा करते थे, व्यापार करने के लिए, सैनिकों के रूप में, या पुरोहितों के रूप में, या तीर्थयात्रियों के रूप में यात्रा किया करते थे, या कभी कभार तो ये लोग साहस की भावना से प्रेरित होकर भी यात्राएं किया करते थे। जब यात्रा करने वाले लोग, जो यात्री हैं, ये किसी नए स्थान पर आते थे तो वहाँ जाके कई बार बस भी जाते थे, और ये लोग ऐसी दुनिया में आ जाते थे जो कि इनकी रीति रिवाजों से अलग होती थी। यानी ऐसे इलाके में आते थे जो प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में अलग होती थी। तो कुछ लोग इन यात्रियों में से तो इन जो अंतर है, इन अंतरों में यानी भिन्नताओं में ढल भी जाते थे, और कुछ अन्य ऐसे विशिष्ट लोग होते थे जो इन बातों को अपने वृत्तांत में यानी लेखों में लिख लेते थे, और इन वृत्तांतों में वो ऐसी बातों को लिखते थे जो उन्हें देखने में असामान्य लगती थी, असाधारण लगती थी, यानी उनके कल्चर से, उनके रीति रिवाजों से जो बातें मैच नहीं करती थी, उन बातों को ये लोग अपने लेखों में लिख लिया करते थे। तो इनके लेखों को वृत्तांत कहा गया है। किसी घटना का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया जाना ही वृत्तांत कहलाता है। अब महिलाओं के द्वारा छोड़े गए वृत्तांत ना के बराबर मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। ज़्यादातर जो वृत्तांत लिखे गए वो पुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं। अब हम सीखते हैं कि वृत्तांत कितने प्रकार के होते हैं। उदाहरण दीजिए। तो वृत्तांत भी कई प्रकार के होते हैं। कई बार तो वृत्तांत दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, यानी शासक के दरबार में जो भी घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं के आधार पर वृत्तांत लिखे जाते हैं। कुछ वृत्तांत धार्मिक विषयों से संबंधित होते हैं, यानी धर्म से संबंधित होते हैं, और कुछ वृत्तांत स्थापत्य या स्मारकों से संबंधित होते हैं। अब इसका उदाहरण, अगर विजयनगर के विवरणों में से, यानी जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें जो विवरण मिले हैं, उनमें से एक विवरण हेरात से आए राजदूत अब अब्दुर रजाक से प्राप्त होता है। कई बार क्या होता है कि यात्री दूर के क्षेत्रों में नहीं जाते थे, आसपास के इलाकों में भ्रमण करते थे और वृत्तांत लिखते थे। जैसे मुगल साम्राज्य में जो उनके प्रशासनिक अधिकारी होते थे, तो कई बार साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे, और वहाँ जो कुछ देखते थे वहाँ की घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखते थे, रिपोर्ट तैयार करते थे, तो भी वृत्तांत बन जाते थे। अब हम सीख रहे हैं कि अल बरूनी पर लेख लिखो, यानी अल बरूनी जो इनका यात्री, जो पहला यात्री जिसका जिक्र आपकी किताब में हुआ, उसके बारे में सीखेंगे। तो जो ये अल बरूनी है, इसका जन्म उज्बेकिस्तान में एक जगह है ख्वारिज्म, तो वहाँ पर 973 ईस्वी में हुआ था। ये जो ख्वारिज्म था, ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर शिक्षा देने का कार्य होता था, यानी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और इसी स्थान पर अल बरूनी ने शिक्षा भी प्राप्त की थी। अल बरूनी जो था यात्री, ये बहुत विद्वान था, और ये कई भाषाओं को जानता था। इन भाषाओं में सीरियाई भाषा, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, ये ऐसी कई भाषाएं थी जिन्हें वो जानता था, लेकिन यूनानी भाषा को नहीं जानता था।
यूनानी भाषा को भले ही नहीं जानता था, लेकिन जो यूनान के दार्शनिक हुए हैं जैसे प्लेटो, अरस्तु वगैरह, तो उन दार्शनिकों के कामों से ये फिर भी परिचित था। क्यों परिचित था? क्योंकि उनकी जो भी किताबें थी या उनके संबंध में जो भी जानकारियाँ थी, यूनानी भाषा में ज़रूर लिखी थी, लेकिन उसने उन किताबों का या उन लेखों का अरबी भाषा में अनुवाद कराया। मतलब जो इनके बारे में जानकारी थी दार्शनिकों के बारे में, उस जानकारी को उसने अरबी भाषा के अनुवादों में पढ़ा, यानी इनको अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था और उस अरबी भाषा के माध्यम से उसने इन यूनानी दार्शनिकों को जाना और उनके कामों से परिचित हुआ। फिर क्या होता है कि 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद यहाँ ख्वारिज़्म में आता है और ख्वारिज़्म पर आक्रमण कर देता है और यहाँ से कई विद्वानों को तथा कवियों को अपने साथ ले जाता है, अपनी राजधानी गजनी में ले गया। तो जो विद्वानों में से अलबरूनी भी एक था, यानी अलबरूनी को भी पकड़ के यहाँ से ले गया। तो बंधक बन करके, यानी बंदी बन करके ये अलबरूनी गजनी आया था। गजनी क्या थी? सुल्तान महमूद की राजधानी थी। तो राजधानी में बंधक के रूप में ये अलबरूनी आया, लेकिन धीरे धीरे उसको यह शहर पसंद आने लगा और ताउम्र यानी 70 वर्ष की उम्र तक, यानी अपनी मृत्यु तक उसने सारा जीवन यहीं पर बिताया, लौट के अपने यहाँ पे दोबारा नहीं गया। तो गजनी में ही जिस समय गजनी में अलबरूनी रह रहा था, तो उसी समय उसकी रुचि भारत के प्रति विकसित हुई। तो 8वीं सदी से ही संस्कृत में लिखे, यानी 8वीं शताब्दी से ही जो संस्कृत भाषा में खगोल विज्ञान या गणित या चिकित्सा संबंधी जो भी जानकारियाँ थी, उनका अरबी भाषा में ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया था। तो जिस समय पंजाब का जो क्षेत्र है वो गजनवी साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है, तब वहाँ के के साथ लोगों का आपस में समझ का वातावरण बनने लगा। तो उसी समय अलबरूनी का यहाँ के ब्राह्मणों और पुरोहितों तथा विद्वानों से संपर्क हुआ, यानी अलबरूनी का ब्राह्मणों तथा यहाँ के विद्वानों से संपर्क हुआ, उनके साथ इसने काफ़ी समय बिताया और इन्हीं लोगों से उसने संस्कृत, यहाँ के धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। उसने कुछ यात्राएं भी की, यानी पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में उसने यात्राएं की और जो यात्रा के दौरान उसने देखा, उन सारी घटनाओं को अपने वृत्तांत में अरबी भाषा में लिखा और इसके जो वृत्तांत हैं वो अरबी भाषा के साहित्य का एक प्रमुख अंग है, प्रमुख हिस्सा बन गए। यानी इसकी यात्रा वृत्तांतों को अरबी साहित्य में महत्व दिया गया। अब हम सीखते किताब उल हिंद किसने लिखी तथा इसे किस भाषा में लिखा गया या किन विषयों पर आधारित है। तो अलबरूनी ने ही किताब उल हिंद की रचना की थी और अरबी भाषा में की थी। अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी अरबी भाषा में और इस किताब की भाषा सरल भी है और स्पष्ट भी है और एक विशाल यानी विस्तृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंतर्गत धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, अलग अलग प्रथाओं का, सामाजिक जीवन का, मापन विधियों का, मूर्ति कला, कानून, इन तमाम विषयों का उल्लेख किया गया है। यानी इन सारी चीज़ों को मिला करके किताबुल हिंद को तैयार किया गया है और ये पूरा जो इनका ग्रंथ है वो 80 पार्ट्स में 80 अध्यायों में डिवाइड है, बटा हुआ है। यह किताबुल हिंद 80 अध्यायों में विभाजित है। प्रायः अलबरूनी का जो लिखने का तरीका था वो अपना एक विशिष्ट शैली में लिखता था। उसकी शैली क्या थी कि शुरू में तो एक क्वेश्चन होता है, फिर क्वेश्चन के बाद वहाँ की संस्कृति का ये वर्णन करता है और बाद में दूसरी संस्कृतियों के साथ तुलना करता है। इस तरीके से इसने अपनी किताब में घटनाओं का उल्लेख किया है। अलबरूनी ने शायद अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। उसने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया, यानी उसने जो ग्रंथ लिखा वो अरबी भाषा में लिखा था।
वह संस्कृत, पाली या प्राकृत ग्रंथों का अरबी भाषा में ट्रांसलेशन करना भी जानता था। यानी इतना विद्वान था कि संस्कृत में कुछ लिखा या पाली में लिखा या प्राकृत ग्रंथ है उनका वो अरबी भाषा में अनुवाद भी कर लेता था। तो अनुवाद की गई जो किताबें थीं या कृतियाँ थीं उनमें से दंत कथाएँ यानी कहानियाँ थीं, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, यानी इन सब चीज़ों का उसने ट्रांसलेशन अरबी भाषा में किया था। यहाँ जो भी किताबें संस्कृत पाली भाषा में मिल रही थी उन सब का इसने अनुवाद अरबी भाषा में किया। अब हम सीखते हैं रिहला क्या है। इब्न बतूता का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसकी यात्रा का वर्णन करो। अब हम दूसरे यात्री के बारे में यानी इब्न बतूता के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो इस इब्न बतूता ने अरबी भाषा में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था और इसी के यात्रा वृत्तांत को रिहला कहा गया। यह 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत रोचक जानकारियां देता है। ये जो रिहला ग्रंथ है इसका इब्न बतूता का, इसको पढ़ करके हमें पता चलता है कि 14वीं सदी में हमारा जो भारतीय समाज था वो किस प्रकार का था। तो भारतीय समाज के बारे में या यहाँ की संस्कृति के बारे में हमें बहुत सी जानकारियाँ इस रिहला ग्रंथ के माध्यम से मिल जाती हैं। अब ये जो इब्न बतूता था ये मोरक्को का रहने वाला था। यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है मोरक्को, वहाँ का रहने वाला था और इसका जन्म तंजीर के एक छोटे शिक्षित परिवार में हुआ था। तंजीर में हुआ था और जिस परिवार में हुआ था वो शिक्षित परिवार था। खास करके वो परिवार इस्लामी कानून में विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। यानी इसके परिवार को ये माना जाता था कि इन लोगों को इस्लामी कानून का अच्छा खासा ज्ञान है। अब इस इब्न बतूता ने अपनी छोटी सी उम्र में शिक्षाएं प्राप्त कर ली थी। साहित्यिक शिक्षा हो चाहे शास्त्रारूढ़ शिक्षा हो, वो शिक्षा इसने प्राप्त कर ली। और इसकी एक खास बात थी कि पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करने को कम अच्छा मानता था। इसका मानना था कि जो ज्ञान यात्रा करके प्राप्त किया जाता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस कारण से उसने अलग अलग इलाकों की यात्राएं करी। उसे यात्रा करने का शौक़ था। वो नई नई जानकारियां पाने के लिए दूर दूर तक के इलाकों में गया भी था। 1332-33 में जब वो भारत आता है तो उस यहाँ आने से पहले वो मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई इलाकों की यात्रा करके आता है। कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका। 1333 के समय वो जमीन के रास्ते यानी स्थल मार्ग से सिंध पहुंचता है। सिंध आज पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है। तो सिंध आता है और वहाँ पर आने के बाद उसने उस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी बड़ाई सुन रखी थी, उसकी अच्छाइयों के बारे में सुन रखा था। उसने सुना था कि जो तुगलक है ये कला और साहित्य के लोगों को अपना संरक्षण देता है। मतलब कला और साहित्य के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को अपने दरबार में ये संरक्षण देता, उन्हें प्रोत्साहित करता है। तो ये बात जान करके इब्न बतूता बहुत आकर्षित हुआ और वो दिल्ली आ गया इसके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। अब सुल्तान जब उससे मिलता है तो भी उसकी बुद्धिता से यानी उसकी बुद्धिमानी से सुल्तान इब्न बतूता की बुद्धिमानी से प्रभावित होता है और उसे दिल्ली में काम पर रख लेता है। काम पर क्या, उसे काजी बना देता है। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश, यानी जज बना देता है यहाँ पर। तो इस काजी के पद पर इब्न बतूता कई वर्षों तक काम करता है। फिर ये अपना विश्वास मोहम्मद बिन तुगलक के सामने खो बैठता है। जब विश्वास खो बैठता है, इनके बीच गलत फहमियाँ हो जाती हैं, तब उठा करके इसको इब्न बतूता को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन बाद में फिर सुल्तान और उसके बीच जो गलत फहमी हुई थी दूर हो जाती है। तो गलत फहमी दूर होने के बाद उसे फिर से राज की सेवा में शामिल कर लिया जाता है। 1342 में अब इस सुल्तान ने क्या किया कि इसे दूत बना करके
अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके जो मंगोल का शासक था, चीन में रहता था, उसके पास भेजा कि हमारी तरफ से तुम चीन के मंगोल के शासक से मिल करके आओ जो चीन में रहता है। जब इसको नई नियुक्ति मिल जाती है, फिर से ये वहाँ पर काम संभाल लेता है इब्न बतूता, तो यात्रा करना शुरू करता। सबसे पहले मालाबार तट की ओर जाता है, फिर वहाँ से मालदीव जाता है। मालदीव में वो 18 महीने काजी के पद पर रहता है। फिर इसके बाद वहाँ श्रीलंका चला जाता है। श्रीलंका से फिर एक बार मालाबार तट लौटता है, फिर मालदीव जाता है। अब वो चीन जाने से पहले बंगाल और असम भी जाता है, बंगाल और असम की यात्रा करता है। फिर वो जहाज़ से सुमात्रा जाता है, और सुमात्रा से ही एक जहाज़ के द्वारा वो चीनी बंदरगाह है जिसका नाम है, बंदरगाह नगर है, चीनी बंदरगाह नगर है जिसका नाम है जैतून, आज इसको क्वानझू के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पहुँचता है। चीन में कहाँ पहुँचता है? चीनी बंदरगाह नगर जैतून में पहुँचता है। तो उसने चीन में यात्रा की। जब चीन पहुँच जाता तो वहाँ की यात्रा करता, और वहाँ की जो आज राजधानी है बीजिंग, तो वहाँ तक जाता है। लेकिन चीन में ज़्यादा समय ठहरता नहीं है और वहाँ से वापस आ जाता है। और 1347 में उसने अपने घर जाने का निश्चय कर लिया। तो चीन के विषय में इब्न बतूता ने जो अपने वृत्तांत लिखे हैं, उन वृत्तांतों की तुलना मार्को पोलो के वृत्तांतों से की जाती है। क्यों की जाती? ये जो मार्को पोलो है, ये 13वीं सदी में वेनिस से चल करके आया था, और उसने चीन और भारत की यात्रा की थी और अपने यात्रा वृत्तांत लिखे थे। तो इसके मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत के साथ इसके वृत्तांतों की तुलना भी की जाती है। तो इब्न बतूता ने जो नई संस्कृतियाँ या लोग या आस्थाओं या मान्यताओं के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं इस अपने यात्रा वृत्तांत में। अब हम सीखते हैं कि 14वीं सदी में यात्राएं करना क्यों कठिन था। तो 14वीं सदी में यात्राएं करना वास्तव में कठिन था, क्योंकि आज की जैसी सुविधाएं नहीं थी। इब्न बतूता ने कहा कि अगर मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करनी होती थी तो 40 दिन का समय लगता था। सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में लगभग 50 दिन का समय लगता था। यानी इतना टाइम लग जाता था छोटी सी यात्रा करने में। ऐसी दौलताबाद से दिल्ली की दूरी को 40 दिन में तय किया जाता था। ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। और उस समय यात्रा करना भी असुरक्षित था। और जो इब्न बतूता यात्रा करता था तो इसकी यात्रा के समय इसके ऊपर डाकुओं ने हमला भी किया, लुटेरों ने। और वो खास करके ग्रुप में चलना पसंद करता, यानी कारवा बना के चलना पसंद करता था। कारवा का मतलब होता लोगों के साथ, पसंद करता था। कारवा में भले ही चलता था, इसके बाद भी लुटेरों को लूटने से रोका नहीं जा सकता था। तो इसी तरह मुल्तान से दिल्ली जाते समय उसके कारवां पर हमला कर दिया गया, और इस हमले में उसके कई साथी बुरी तरह से घायल हुए थे, और इन घायलों में इब्न बतूता भी शामिल था, यानी इब्न बतूता भी घायल हुआ था। अब हम सीखते हैं कि इब्न बतूता के मोरक्को वापस आने के बाद वहाँ के शासक ने क्या निर्देश दिए। जब इब्न बतूता वापस लौट के अपने देश आता है तो वह वहाँ के शासक को कहता है, जब मोरक्को वापस आता तो स्थानीय शासक ने ये निर्देश दिया था कि उसकी कहानियों को लिखा जाए। वैसे एक हठीला यात्री था, जब कई देशों की यात्रा करके अफ्रीका अपने देश वापस आता है, मोरक्को आता है, तो स्थानीय शासक उसने स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी जो भी कहानियाँ यात्रा वृत्तांत हैं उनको लिखा जाए और उनको पब्लिश किया जाए। अब हम सीखते हैं 1500 ईस्वी के बाद भारत आने वाले प्रमुख यूरोपीय लेखकों की जानकारी दी। अब हम यूरोपीय लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। तो लगभग 1500 ईस्वी में पुर्तगाली लोग भारत आए थे। पुर्तगाल यूरोप का एक देश है, तो वहाँ से 1500 ईस्वी में भारत आए। उनमें से कई लोगों ने भारतीय रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं पर अपने वृत्तांत लिखे। जो पुर्तगाली यात्री आए उन्होंने यहाँ पे जो भी रीति रिवाज देखे
उन पर अपने वृत्तांत लिखे। ऐसे एक नाम आता जेसुइट रॉबर्टो नोबेली, इन्होंने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेशन किया। किसने? जेसुइट रॉबर्टो नोबेली ने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेशन किया। ऐसी एक दुआर्ते बरबोसा, इसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का विवरण लिखा। जो दुआर्ते बरबोसा थे, इसने क्या किया कि दक्षिण भारत में व्यापार होता था उसका वर्णन अपने वृत्तांत में किया, वहाँ के समाज का विवरण लिखा। 1600 ईस्वी के बाद यहाँ पर डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्रियों के आने की संख्या शुरू हो गई। ये यात्री आने शुरू हो गए। इन्हीं में से फ्रांसीसी यात्री था जिसका नाम था जोहरी जो बैप्टिस्ट, जोहरी जो बैप्टिस्ट तैवर्नियर। जोहरी जो बैप्टिस्ट तैवर्नियर था जिन्होंने 6 बार भारत की यात्रा की और उन्होंने भारत की तुलना ऑटोमन साम्राज्य से भी की थी। अब हम सीखते जो तीसरा जो आपकी किताब में यात्री जिसका जिक्र है उसका नाम है फ्रांसवा बर्नियर। तो फ्रांसवा बर्नियर पर नोट लिखो। अब हम फ्रांसवा बर्नियर के बारे में सीखेंगे। ये जो फ्रांसवा बर्नियर है फ्रांस का रहने वाला था। वो एक चिकित्सक यानी डॉक्टर था, फिलोसफर यानी दार्शनिक था और एक इतिहासकार भी था। कई गुण थे, चिकित्सक, दार्शनिक और इतिहासकार। और वो मुगल साम्राज्य जिस समय मुगलों का शासन था भारत में, उस समय फ्रांस से चल करके यहाँ भारत आया था अपने काम की तलाश में। अब यहाँ वो 1656 से लेके 1668 तक भारत में रुका और जो मुगल दरबार था उस दरबार से काफ़ी करीब से ये जुड़ा भी रहा। तो वो जो शाहजहाँ था जिसका उस समय शासन था, तो शाहजहाँ का जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था दारा शिकोह, तो दारा शिकोह के डॉक्टर के रूप में रहा यानी चिकित्सक के रूप में रहा। और इसके अलावा मुगल दरबार में एक आर्मीनियाई व्यक्ति था जिसका नाम था अमीर दानिशमंद खान। इसके साथ इसने एक वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी के रूप में भी कार्य किया, यानी डॉक्टर के रूप में भी कार्य किया और अमीर दानिशमंद खान के साथ इसने वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी के रूप में भी कार्य किया। इस बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और उसने जो भी यहाँ देखा उसके विषय में विवरण लिखे और जो भी देखता था यहाँ पर उसकी जो तुलना क्या यूरोपीय देशों की स्थिति से करता था। यानी जो भी उसने देखा फिर उसकी कंपैरिजन करता था यूरोपीय देशों के साथ। और उसने जो अपनी कृति लिखी, अपना जो वृत्तांत लिखा, उसे फ्रांस का जो शासक था उस समय लुई 14वां, उस लुई 14वें को उस किताब को समर्पित किया। तो लगभग प्रत्येक दृष्टांत में जो भी यानी प्रत्येक घटनाओं में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप के विकास के तुलना में दयनीय बताया। बर्नियर ने जो भी भारत की स्थिति का वर्णन किया उस भारत की स्थिति को उसने यूरोपीय स्थिति से निम्न दिखाया है, कमतर दिखाया है, घटिया दिखाया है। उसका आकलन हालांकि हमेशा सही नहीं होता था, फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। उसका जो आकलन था हमेशा सही नहीं था, लेकिन फिर भी उसके वृत्तांत काफ़ी पॉपुलर हुए थे। तो बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए थे सबसे पहले, और अगले 5 वर्षों के अंदर इसके वृत्तांत का जो ट्रांसलेशन था अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में भी हुआ। 1670 और 1725 के बीच उसके वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुके थे और 1648 तक ये 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुए थे। तो इस तरह इस वीडियो में, पहले वीडियो में हम लोगों ने पाठ के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। इसके आगे की बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।